Hi everyone, so my name is Infinity. I welcome you all in this Infinity in Space channel. So यहाँ फिजिक्स कोर्सेज के बारे में बात हो रही है। क्लास 9th की मोशन चैप्टर के बारे में है और पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथ है। इस क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर है चैप्टर 8 का, उसके पूरे हम मैथमेटिक्स के कोर्स को आज कवर कर देंगे। इसको करने के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में नहीं आएगा और यही मेरा मकसद है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का। अब आते हैं कि अभी तक हमने आपको क्या बता दिया है। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, चैप्टर किस बारे में है, जबकि हम दूसरे चैप्टर में बात करी थी कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, जिसे हम मोटिवेशंस कहते हैं। और तीसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बेसिक मैथ का पहला टॉपिक कवर किया था, वो है स्क्वायर रूट हम किसी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो बेसिक मैथमेटिक टॉपिक्स है जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम मोशन को प्रिसाइजली स्टार्ट करेंगे कि मोशन क्या है, उसको कैसे हम समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। तो आज की टॉपिक में जो कवर होने वाला है वो है पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन काफी नया है आप बच्चों क्लास 9th के लिए और मैथ सिलेबस में आपके ये कवर नहीं होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके इसके बारे में आपको जरूर नॉलेज दूं ताकि आप इसका यूटिलाइज करके चीजों को बेहतर तरह से समझ सके। फिर हम बात करेंगे स्लोप कॉन्सेप्ट की, उसके बाद हम फाइनली जो है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। तो इस तरह से ये 5 टॉपिक्स जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का जो है पूरा गोल है यहाँ पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं और ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज है उनको ये सब कुछ अच्छे से पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल क्या होता है। तो कोई भी ऐसा शेप जो कि 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होता है, घिरा होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। जैसे ये देखिए, ये जो फिगर है 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो ये एक ट्रायंगल है। सिमिलरली ये भी 3 साइड से कवर है तो ये भी एक ट्रायंगल है। ये भी 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो ये भी एक ट्रायंगल है। 2 डायमेंशन है, मतलब इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती। इसके बाद ये जानना होता है कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रायंगल बहुत टाइप के होते हैं एंगल के हिसाब से, पर जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल देखिए जिसमें कोई भी एक एंगल जो है कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल इस दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल जो है एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है 90 डिग्री का है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री का है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल के हम इनके अलग अलग साइड के पार्टिकुलर नाम होते हैं। तो इसका ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो बेस कहलाता है, बिकॉज ये इसी पर स्टैंड होता है। ये परपेंडिकुलर होता है बिकॉज ये लाइन इस पे 90 डिग्री होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। बेस होने की वजह से इसको बी से डिनोट करते हैं। और ये सबसे लंबा साइड होता है जो 90 डिग्री के एग्जैक्टली सामने होता है और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब हम बात करेंगे आगे कि इन तीनों, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनके बेस, इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन है भी या नहीं। तो आंसर है बिल्कुल। हमारे पास इसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है। इसका जो स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, जिसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर फॉर दिस वन इक्वल टू पी स्क्वायर फॉर दिस वन प्लस बी स्क्वायर फॉर दिस वन। तो ये हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ h निकालना चाहेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो h इक्वल टू हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे रिलेशन को एक पाइथागोरस ग्रेट मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उन्होंने डिस्कवर किया था। इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। फाइन, अप टू हियर यहाँ तो हो गया। अभी के स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास जो है परपेंडिकुलर और बेस जो होगा बराबर होगा, तो जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा तो देखिए इक्वेशन थोड़ी तरह से चेंज हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो सकता है तो हम बेस के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर है। तो पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा। और सिंस पी स्क्वायर है यानी कि पी स्क्वायर एक नंबर है, यानी कि हम ऐसे स्क्वायर के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक साइड p है दूसरा साइड भी p है, तो सारी साइड p है तो इसका एरिया क्या होगा, p स्क्वायर। और आप जानते हैं जब p स्क्वायर है तो p स्क्वायर एक नंबर है और p जो है उसका स्क्वायर रूट है, यानी p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p है तो p बाहर आ जाएगा और अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, दैट्स फाइन। अब कुछ 1-2 प्रॉब्लम इस पर ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइपोटेनियस है जिसमें परपेंडिकुलर
3 है और बेस कितना है 4, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? तो सिंपल है, आप तीनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से h जो होगा अंडर रूट होगा इसका स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऐड करने 25 आएगा और 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी फिर से एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 25 है, यानी कि उसका साइड 5 और 5 है, तो 5 क्या हो गया? स्क्वायर रूट, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस कितना है 11 है और परपेंडिकुलर कितना है 9 है, तो सिमिलरली फिर से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने पर हमें 9 का स्क्वायर 81 मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, दोनों का ऐड करने से 202 होगा। सिंस 2 को ब्रेक करेंगे अगर, तो हमें 2 भी प्राइम नंबर है और 101 भी प्राइम है, तो कोई भी आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है फर्दर डिकोड नहीं होगा, यही आपका स्क्वायर रूट होगा इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 202। अभी थोड़ा स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों ही इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर परपेंडिकुलर भी 10 है और अगर बेस भी 10 है, तब क्या हो जाएगा? हम रखेंगे 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 को ऐड करेंगे तो 200 होगा। 200 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 100 में, और 100 को 10 इंटू 10 में। फिर से हम 10 जो है 100 जो है हमारा एक स्क्वायर नंबर है, बिकॉज इस स्क्वायर का साइड कितना है 10 और 10 एंड 10 को मल्टीप्लाई करना 100 होगा, यानी कि 10 क्या है? स्क्वायर रूट है इस 100 का। तो इस तरह से 10 बाहर आ जाएगा और 2 वहीं रह जाएगा, बिकॉज 2 प्राइम नंबर है, स्क्वायर नहीं है। एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 7 है और बेस भी 7 है, तब इसका हाइपोटेनियस कितना होगा? सिमिलरली हम अगर वही फॉर्मूला फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर फिर से 49 होगा, 49 98 हो जाएगा। फिर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 49 लिखने पर 49 लिख सकते हैं और 49 फर्दर जो है 7 इंटू 7 में रख सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा स्क्वायर है जिसका दोनों साइड कितना है? 7 इंटू 7 है, तो एरिया कितना होगा? 7, यानी कि 7 एक स्क्वायर नंबर है, तो ऑफकोर्स उसका साइड 7 जो है उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो कवर हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का क्या मतलब होता है, एक लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस चार जो क्वेश्चंस हैं उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन, मैथ में किसी इक्वेशन का मतलब होता है सिंपली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक चीज दूसरी चीज के बराबर होता है, समथिंग इक्वल्स समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 8 इक्वल होता है 10 के, तो यहाँ 2 + 8 जो है एक्सप्रेशन है जो 10 जो कांस्टेंट नंबर है उसके बराबर है। तो ये एक इक्वेशन हुआ न्यूमेरिकल इक्वेशन, बिकॉज इसमें सारे जो आपके पास इनपुट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। यहाँ देखेंगे हम दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं कि ये इक्वेशन में 25 + 16 है, दोनों ऐड करने पर 41 आता है और इन दोनों के बीच इक्वल साइन है, बिकॉज ये और ये आपस में इक्वल है, इसीलिए ये इक्वेशन है। बट ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है बिकॉज सारे एंट्रीज क्या हैं? वो नंबर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें 2x + 3 है इक्वल टू 11 है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला पूरा टर्म एक्सप्रेशन जो है 11 के बराबर है, जो कि कांस्टेंट या नंबर है। तो ये भी एक इक्वेशन है बिकॉज लेफ्ट और राइट साइड बराबर है, और ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर सारे नंबर चीज़ें नोन नहीं है। यहाँ x जो है एक अननोन क्वांटिटी है, और जहाँ भी कोई भी अननोन क्वांटिटी किसी एक दूसरे सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कि हम वेरिएबल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। हमारे पास एक दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशन है 4x + 3 इक्वल टू 23, जहाँ पर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। ये भी इक्वेशन हुआ, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर जब क्लास 9 में 10 में आप जाओगे और फिर 11th 12th में जाओगे तो आपको और भी डिफरेंट तरह के इक्वेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये एक साइन x है जहाँ x वेरिएबल है, साइन एक तरह के फंक्शंस का नाम है, सिंपली कोस साइन जो है एक तरह के फंक्शन का नाम है जहाँ 90 - x है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये भी इक्वेशन हुआ, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह से sin 2x इक्वल टू होगा 2 sin x cos x, तो ये भी एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बिकॉज दोनों टर्म आपस में क्या है? बराबर है। जब हमारा लेफ्ट और राइट टर्म आपस में बराबर होता है, एक्सप्रेशन बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये सारे इक्वेशन कहाँ से आते हैं, वेयर दिस इक्वेशन कम फ्रॉम? तो आंसर है सभी जगह।
हमारे आसपास हमारे डेली लाइफ में हो या हमारे बिजनेस के एरिया चाहे बैंकिंग, शेयर मार्केट, नेटवर्किंग जो भी है आसपास, उन सारे चीज़ों में हमारा इक्वेशंस बना हुआ है। साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हर जगह इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशन कैसे बनता है? हमारे आसपास जो सिचुएशन है इसमें कुछ समय हमें सारी चीज़ें पता होती है पर बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। तो जब हमें पता होता है तो हम उस समय सारे नंबर पुट कर सकते हैं और हमें से जो इक्वेशन मिलता है उसको न्यूमेरिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 + 17 जो कि आपको पता है दोनों को ऐड करेंगे तो 29 है। तो ये एक नोन इक्वेशन है, इसमें सारे नंबर्स हैं तो ये न्यूमेरिक इक्वेशन हुआ। उसी तरह से 21 9 है प्लस 21 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये भी एक नोन इक्वेशन है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे आसपास प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे बैंकिंग नेटवर्किंग में हो, बिजनेस में हो, शेयर मार्केटिंग में हो, जो भी आसपास है मोस्टली कुछ चीज़ें अननोन होती है। तो डिपेंडिंग कितनी चीज़ें अननोन होती हैं तो वहाँ पर से कुछ नंबर्स अननोन होता है तो अननोन चीज़ें उस इक्वेशन में आ जाती है और तब हमारे पास जो इक्वेशन है न्यूमेरिक से शिफ्ट हो जाता है अलजेब्रिक में। चलिए देखते हैं। और इस अननोन को हम बोलते हैं एक्स मिस्टर एक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल 29 है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड करने से 12 में कुछ चीज़ ऐड करने से 29 है, पर हमें पता नहीं है कि ये जो अननोन है वो है क्या। तो ये मिस्टर एक्स यहाँ पर फिट हो जाएंगे। 12 + एक्स जो एक्स है उसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंस एक्स है वो अननोन क्वांटिटी है, इसमें सब कुछ नोन नहीं है तो ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं हुआ। ये इसको हम बोलते हैं एक वेरिएबल इक्वेशंस या अल्जेब्रिक इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ अननोन क्वांटिटी हो जिसको हमने कुछ ही नंबर को या लेटर या कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया हो। जैसे इस केस में हमने इस अननोन क्वांटिटी को एक्स से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली जो है हमारा दूसरा इक्वेशन है जिसमें 29 को हम 21 से ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें अननोन है तो वो अननोन क्वांटिटी को हमने क्या एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो अब ये इक्वेशन न्यूमेरिकल से अलजेब्रिक शिफ्ट हो गया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी अलजेब्रिक इक्वेशन के। 3x में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 मिलता है। यहाँ पर x नहीं मालूम है कि कौन सा पार्टिकुलर वैल्यू है जिसको यहाँ रखने से 11 होगा। सो ये भी एक अननोन क्वांटिटी है, इसमें अननोन वेरिएबल है और जिसको हमने x से मिस्टर x जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर उससे दिखाया है। तो ये भी जो है आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन है जिसमें x + 5 × 2 है -7 है इक्वल टू 3x - 2 है। यहाँ पर देखिए x जो है यहाँ दोनों पर वो अननोन क्वांटिटी है तो ये भी एक जो है अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। सिमिलरली x² + y² इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटी s और y दो चीज़ें हमें अननोन है तो ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ जहाँ दो चीज़ें अननोन है। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस पॉसिबल हैं और होते हैं जिसमें चीज़ें अननोन होती है। तो जब भी किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल कोई पार्ट अननोन होता है जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं एक अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ तक बात है क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। देखिए बच्चों आप तो जानते ही हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें कोई एक या ज़्यादा पार्ट अननोन होता है, क्वांटिटी अननोन होती है, नंबर अननोन होता है जिसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन। पर अगर वो वेरिएबल जो है उस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है यानी उसका मतलब होता है एक ही क्वांटिटी अननोन है तो ऐसे इक्वेशन सबसे सिंपल होते हैं और इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल 2 में x को ऐड किया गया है तो कितना हो गया 7। इसमें जो है एक ही अननोन क्वांटिटी अननोन है और इसका पावर कितना है x का पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ। सिमिलरली 18 = 9x, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो x अननोन है उसका पावर कितना है 1 यानी एक ही 1 क्वांटिटी है जो अननोन है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ। सिमिलरली 2x - 3 इक्वल टू 7x + 4, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है, सेम चीज़ें हैं x, ध्यान रखेंगे। सो जो इसमें जितना पावर है उतना ही पावर है, जो वेरिएबल ये है x वो भी है x, यानी कि कोई एक नंबर जो है हमें अननोन है पर हमें पता नहीं है कि अभी कौन सा नंबर है। तो ये सारे इक्वेशन लीनियर हो गए, यानी कि जब भी हमारा पावर x का पावर 1 होगा तो वो लीनियर होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सारे इक्वेशन जो है लीनियर नहीं है बिकॉज आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ x है और 2 = 0 है। तो सिंस यहाँ स्क्वायर है तो ये लीनियर टर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक होता है जब पावर 2 होता है। इसी तरह से 2x² - 3 - 2, इसमें ये पावर 2 है इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। और सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं इसका पावर 3 है और यहाँ 2 है और इसीलिए सिंस इसका सबसे बड़ा पावर 3 है तो ये भी लीनियर नहीं है। इसमें 3 अननोन क्वांटिटी है, इसमें 2 अननोन क्वांटिटी है और सिर्फ उसी में एक ही अननोन क्वांटिटी है। तो हम समरी में कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी होता है जिसका पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन होता है। सबसे आसान और सबसे फ्रेंडली और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है और ये काफ़ी फ्रेंडली होता है। तो देखिए यहाँ बढ़ा रहा है लेट्स फ्रेंड्स, ओके दोस्त बनेंगे, पहले आपको जानने तो दीजिए उन्हें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आगे की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
तो यानी कि जो इन पे मास लगा हुआ है इस इक्वेशन 3x+4 है, ये जो मास भाई साहब x पहना हुआ है कि कौन है, बताओ भाई कौन हो। तो हाँ ऑफकोर्स ये नहीं बताएंगे, तो सिंस ये नहीं बताएंगे तो हमें पता करना होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो इस वैल्यू को पता करना और इस पार्टिकुलर इक्वेशन को रिड्यूस करके वन सिंगल नंबर फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम सॉल्विंग करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। पूरा गोल क्या है बच्चों, पूरा गोल ये है कि हम इस पूरे इक्वेशन में x को फाइंड आउट करें, यानी x को आइसोलेट कर दें। ये हमारा पूरा जो है मकसद होता है। इसके लिए हम 3-4 स्टेप करते हैं, रीअरेंज करते हैं, सारे नंबर्स को एक साथ लेते हैं, सारे जो x हैं उसको एक साथ लेते हैं, फिर रीअरेंज करके हम जो है x को निकालते हैं। इसके लिए जो टूल्स ये है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होता है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड ये बराबर होता है, इसको ध्यान रखना है। यानी 9 जो है इस स्केल पर जितना राइट साइड का वेट है उतना ही लेफ्ट साइड का वेट है। इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस होगा यानी कोई चीज़ें गड़बड़ हो गई है। और इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन के साथ इन्वर्स प्रोसेस, इन्वर्स ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अपोजिट वे में आप अगर आप करोगे तो आप सारी इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x+3 = 9 है। हम जानते हैं कि हमारा गोल है x को निकालना, x को आइसोलेट करना, यानी लास्ट में हमें सिर्फ x होना चाहिए। तो हमें धीरे धीरे शॉर्टली सबको अपोजिटली हटाते जाएंगे। तो यहाँ +3 है, तो +3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं -3। तो -3 दोनों तरफ करेंगे क्योंकि चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। तो -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होकर 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 2x = 6। सिंस ये 2 × है तो अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आइसोलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल x हो जाएगा और 2 3 तो 3 हो गया। यानी ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो गया। कभी कभी अगर आपका पूरा इक्वेशन यहाँ देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर जो है इस तरह से फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में है, यहाँ पर सिंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ये फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फ्रैक्शनल का जो रूल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर a = b है =c तभी ये वैलिड होता है अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों आपस में दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये ट्रू है तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं x/x+1 = 2x - 3/4x। इसको हमें सॉल्व करना है। सिंस ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये तभी ट्रू होगा जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेक्ट होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कम्यूटेटिव रूल के अनुसार 4 हो गया, x × x s² हो गया। अब x को हम पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 × x 3x प्लस 1 × 2 x × x प्लस माइनस माइनस 1 × 3 माइनस। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे तो ये प्लस है, तो आप अगर अपोजिट वे में यहाँ -2x करेंगे तो यहाँ -2 तो माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा तो -2 4x² - 2x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x² होगा। फिर ये -3x एंड +2x सब्ट्रैक्ट होकर क्या होगा, -x और ये -x। फिर हम दोनों को अपोजिट -x +x से इधर ऐड करेंगे, प्लस इधर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +x और -3 तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर इस तरह से हमें आएगा 2x² + x + 3। बट अपोजिटली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इसके लिए हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। लास्ट में अगर हमारे पास अगर इक्वेशन में लाइक टर्म्स हैं तो हम उससे को क्या करेंगे, एक तरफ से ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x + 3 है, x - 6 + 4x - 3 है। अब ध्यान दीजिए 3 -6 एंड 13 वो सब क्या है, नंबर्स। तो सारे नंबर्स को हम एक तरफ लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी x है, ये भी 4x है, ये 4, इसको भी हम लेफ्ट साइड लेकर जो है अब सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये हमारा 4x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सेम ऑपरेशन इन्वर्स ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपोजिट साइन के साथ इस तरफ हो जाएगा। तो -x को करेंगे तो यहाँ पर प्लस -x करेंगे, इस तरफ भी -x तो -x हो जाएगा। यहाँ पर -4x करेंगे, यहाँ -4x करेंगे तो -4 से -4x कैंसिल हो जाएगा, -4 कैंसिल हो जाएगा और -4 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम +3 उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर +13 है यहाँ पर, -6 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2x हो गया -3 -6 तो -5x प्लस 2x तो -3x हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -9 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया। लास्ट में जो है इसको -3 हुआ है तो -3 को -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी x = -3/4 हो जाएगी। इस तरह से हम जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम फाइनली कुछ प्रॉब्लम यहाँ लीनियर इक्वेशन को ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये जो आइडिया अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 6 = 30। तो यहाँ देखिए सिंस प्लस सारा मकसद क्या है कि x को आइसोलेट करना, तो टर्म बाय टर्म सारे नंबर्स को हम दूसरे साइड ले जाएंगे इन्वर्स ऑपरेशन करके।
तो +6 है, बैलेंस रखना है, -6 करेंगे 30, -6 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब ये 2 इंटू है तो यहाँ पर क्या करें डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी होती 12 होती। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है 3x माइनस 4x है और +7 - 2 है और फिर 7x + 4 - 2x है। तो पहले की तरह ही सारे x को लाइक टर्म को एक साथ पहले एक साथ ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसी तरह से नंबर्स को कर लेंगे। तो पहले हम देखिए सर वेरिएबल है तो 3x - 4x में -x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। 7x में -2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5x होगा और +4 होगा। अब आगे क्या करना है, इसको इस तरफ करेंगे और उसको उस तरफ करेंगे। तो इसके लिए हम इसका अपोजिट टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो +5 में -5 करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर -5x करेंगे, +5x है यहाँ पे -5x करेंगे और ये हमारे पास 4 है। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, -6x हो गया, ये कैंसिल हो गया और 4 हो गया। अब फाइनली जो है हम यहाँ -6 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास x = 2 1 2 2 3, तो -2/3 हुआ। इस तरह से ये सब सॉल्व हो गया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करिए। कार्टेशियन प्लेन को देखेंगे यहाँ पर। बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली कार्टेशियन प्लेन पार्ट है ग्राफ का। ग्राफ के बारे में आप जानते हैं कि ग्राफ जो होता है इन्फॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, इसमें 4 बच्चों का जो है उसका स्पेलिंग टेस्ट का मार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे राम है, ईशा है, अनून है। राम देख सकते हैं 40 स्कोर है, ईशा जो है 16 स्कोर किया है, अनून ने 10 स्कोर किया है और मेहुल ने जो है 30 स्कोर किया है। तो सिंपली हम उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा ग्राफ है जिसमें सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट से दिखाते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। एक ही चीज़ के वेरियस पार्ट्स को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेणुका है, उनका जो सैलरी है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर किस तरीके से होता है उसको यहाँ पाई चार्ट में दिखाया गया है कि यहाँ सब 25% जो सबसे ज़्यादा है रेंट में एक्सपेंड होता है, कार में 20%, उनकी सैलरी का 15% बिल में चला जाता है, % सेविंग करते हैं और 10% फूड में जाता है, बाकी 10% जो एंटरटेनमेंट और 5% क्लोथ पे जाता है। तो इस तरह से जो है हम ग्राफ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ग्राफ जो है इन्फॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब हम बात कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन जो है बेसिकली एक ग्राफ ही है, जैसा कुछ इस तरह का दिखता है और ये वन ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो मैथ में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सभी तरह के जो रिलेशंस हैं, चेंज का रिलेशन हो, किसी तरह का रिलेशन हो मैथ्स में, फिजिक्स में या साइंस में या बिजनेस में, डेली लाइफ में, वो सभी चेंजेस को आसानी से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। जो आपने पीछे देखा है ये बार ग्राफ और पाई चार्ट, इसको भी हम आसानी से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कार्टेशियन प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्लेन को डेवलप किया था रेने डेकार्टे ने 17th सेंचुरी में और इसीलिए इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन है। जहाँ कार्टेशियन जो है इनके इन्वेंटर रेने डेकार्टे के नाम पे है। प्लेन इसलिए है क्योंकि प्लेन में होता है जिसमें लेंथ और हाइट होती है, लेंथ होता है, हाइट होती है और इसमें कोई विड्थ नहीं होगा। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि गोल क्या है। गोल इसको बनाने का ये था कि मैथ्स में जितने भी प्रॉब्लम आपने अर्थमेटिक में देखा है, अलजेब्रा में देखा है, ट्रिग्नोमेट्री या जितने भी अदर ब्रांच में देखे, हम सभी इन्फॉर्मेशन को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये कहाँ से स्टार्ट होगा ये बात है। देखिए स्टार्ट होता है सारा नंबर से, क्योंकि मैथ्स नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स थे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 था, उन सभी को इस लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट 2 को कर रहा है, ये वाला पॉइंट 3 को कर रहा है, ये 4 को कर रहा है, ये 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये एरो बता रहा है कि इसी तरह से जैसे ये नेचुरल नंबर आगे बढ़ते हैं ये एरो भी आगे बढ़ता रहेगा। फिर आता है होल नंबर। बस हम उसमें होल नंबर में इसमें क्या करेंगे, होल नंबर नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। उसी तरह से इस लाइन पर 1 से आगे उतनी ही यहाँ जो है 0 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इंटीजर के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम दोनों की तरफ एक्सपैंड कर देंगे। 0 की इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर है और 0 की इस तरफ नेगेटिव इंटीजर है और इनके बीच में जो है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से सारे नंबर्स को हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि सारे नंबर जो है हॉरिजेंटली तो इस पर रिप्रेजेंट हो गए, लेकिन वो सारे लाइन जो वर्टिकल हैं, वो सारे जो लाइन है, ये सारा लाइन तो हमने हॉरिजेंटली इस पे कवर कर दिया। ठीक है, सारे नंबर्स जो हमने 0 1 2 3 राइट, -1 -2 वगैरह हमने सारा इन कर लिया, लेकिन वो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। लेकिन अभी वर्टिकल सारे पॉइंट छूट गए, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स को कवर करना है जो इस प्लेन में है।
तो ये जो पॉइंट्स जो है वर्टिकल लाइन पर वर्टिकल लाइंस पे जो सारे पॉइंट्स हैं या यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब अभी कवर नहीं हुआ है, तो इन पॉइंट्स को भी हमें कवर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और जिस तरह से हमने इस पर हॉरिजेंटली सारे पॉइंट्स को एक एक नंबर से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स हैं सभी को नंबर से 1 2 3 4 5 सभी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये सारे हॉरिजेंटल लाइन कवर हो गए, सारे पॉइंट जो हॉरिजेंटल लाइन पे है उसको हमने कवर कर दिया, सारे पॉइंट जो कि इस वर्टिकल लाइन पे वो भी कवर हो गया, लेकिन वो सारे पॉइंट जो कि इन दोनों के बीच में है, कॉर्नर्स में है, वो सब छूट गया। तो उसका क्या करें, तो उसके लिए रेने डिकार्टे बोलते हैं कि इसके लिए हमें अलग से लाइन नहीं खींचना होगा, हम ये सारे पॉइंट्स को सिर्फ इसी हॉरिजेंटल लाइन जिसको कि हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन जिसको कि हम वाई एक्सिस बोलते हैं, उसकी ही हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, उन्होंने जो रूल बताया वो बहुत ही सिंपल है। करना ये है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, तो इसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओरिजिन से आप हॉरिजेंटली मूव करेंगे राइट की तरफ, हॉरिजेंटली अगर राइट जाना है तो राइट की तरफ, मान लीजिए ये 2 है, और फिर हम यहाँ वर्टिकली अप एंड डाउन जाएंगे, यहाँ अप जाना है तो मान लीजिए ये 4 जाना है, ठीक है 4। तो इसका पोजीशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पहले एक्स पार्ट से होगा और फिर इसके वाई पार्ट से होगा। इस तरह से हम सारे नंबर्स को 2 पार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक हॉरिजेंटल पार्ट और दूसरा वर्टिकल पार्ट से सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन में, और ये ओरिजिन है, ये 1 A B C यहाँ D E F है, सारे पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट जो है इसके लिए हमें इस ओरिजिन से हॉरिजेंटली कितना जाना पड़ेगा 1, और वर्टिकली कितना जाना पड़ेगा 1। तो इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1 1 हो जाएगा। इसके लिए देखिए इस 2 के लिए पहले हमें B तक जाने के लिए पहले हमें ओरिजिन से हॉरिजेंटली 2 तक जाना पड़ेगा और फिर हम वर्टिकली यहाँ से 3 तक जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 और 3। सिमिलरली अगर हम 5 की बात करें तो 5C तक जाने के लिए 5 ओरिजिन से हॉरिजेंटली की तरफ जाएंगे तो यहाँ 5 तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ से वर्टिकली अप जाएंगे तो यहाँ 2 होगा, तो इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा पहले एक्स पार्ट 5 और फिर वाई पार्ट 2। अब हम आते हैं इस तरफ, डी तक पहुंचने के लिए हम वर्टिकली लेफ्ट जाएंगे कहाँ तक जाना पड़ेगा -3 तक, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा +2 तक, तो इसका कितना हो गया -3 और +2। इसी तरह से अगर हम ई की बात करें तो ई जाने के लिए पहले हम -2 तक जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे, y की तरफ डाउन आएंगे तो -2 होगा, यानी कि -2 और -2 इसका रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली आप इसके लिए करेंगे और इसके लिए भी करेंगे और फिर इसके लिए बाकी, इस तरह से सारे पॉइंट जो कि इस प्लेन में है सभी को हम x और y के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट बेसिक है और इसी आइडिया को स्टैंड करके हम सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आपने सीखा है। थोड़ा समरी कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो कार्टेशियन प्लेन जो बेसिकली आप देख रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बेसिकली सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, जहां पॉइंट पे कट जाता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और इन चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लोप का। स्लोप हिंदी में ढलान बोलते हैं। जैसे कि किसी पहाड़ी से आप आ रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से आप आराम से फिसल जाएंगे, और अगर आपको चढ़ना पड़े तो पसीने निकल जाएंगे। दोनों ही ढलान है, ये ऊपर तरफ जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस होती है, मेहनत करने से ही प्रोग्रेस होती है। तो पॉजिटिव ढलान हुई, पॉजिटिव स्लोप हुआ, नीचे आने पे नेगेटिव स्लोप हुआ। अगर आप हॉरिजॉन्टल है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो स्लोप 0 हो गया। अब आपके इस मन में सवाल होगा कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पढ़ इसलिए रहे हैं कि जिस भी तरह का आप मैथ में बात करो, फिजिक्स में, किसी तरह की बात करो, बिजनेस वगैरह, सभी में किसी भी तरह का जो चेंज है उसको दिखाने के लिए स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है मैथ और फिजिक्स में कि पूरा 11th का मैथ और पूरा 12th का मैथ और आगे पूरा फिजिक्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ मैथ इसी बात पे फाइंड आउट करने में निकल जाता है कि कैसे हम चेंज को फाइंड आउट करें, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। पूरा कैलकुलस जो है न्यूटन्स ने और लैबनीज ने बनाया था, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमें कार्टेशियन प्लस एक्स और वाई है, ये एक लाइन इस तरह से गया है, फिर ये तरह हो गया, ये जो एक ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है, और ये हमारे सर्कल है। देखिए जब ये लाइन ए से बी तक जाता है तो देखिए यहाँ से यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये 4 है और ये 2 है। जब ये यहाँ पर आ जाओगे आप, वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज आप इस तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये माइनस होता है तो बढ़ गई है, तो वैल्यू चेंज हो गई। सिमिलरली आप यहाँ से सी से डी तक जाएंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 5 है,
ये मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है। तो जब आप सी से डी तक जाएंगे तो आपका एक्स एक्सिस में बदलाव आया, 5 से आप 6 हो गए, और फिर जब सी से डी गए तो 3 से 4 हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो स्लोप जो है यहाँ पर इस लाइन में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं जब आप इस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है, ये बता रहा है। सिमिलरली आप इस लाइन की बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर इस ग्राफ पे 3 पॉइंट लिया है मैंने, 1, 2 और 3। आप जब 1 से 2 से 3 जाएंगे तो आप देखेंगे इसका एक्स और वाई की जो वैल्यू है तीनों पॉइंट पे वो अलग अलग है, यानी एक्स और वाई चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके मान लीजिए 3 है, ये 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये तो 3 था, ये 4 है, मान लीजिए 6 है और ये 8 है। तो देखिए जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 थी, ये 2 थी, जब आप यहाँ पे चले गए तो 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। जब आप यहाँ पे चले गए तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप ये सर्कल है, हमारे पास 3 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पी है, पी मान लीजिए -3 है, और ये मान लेते हैं कि हमारा ये है +2 है, ठीक है। और ये वाला पार्ट 4 है, ये वाला पार्ट -3 है, ये वाला पार्ट जो है -5 है, और ये +7 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हम इस P से Q जाएंगे और Q से R जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी। पहले ये वैल्यू आप यहाँ देखिए -3 था, ये 2 था, फिर जब हम यहाँ गए तो ये -3 है, ये 4 हो गया, जब यहाँ पर गए तो -5 और +7 हो गया। तो इस तरह से जो है जब भी ग्राफ पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वैल्यू जो है एक्स वाई की चेंज होती है। तो किस तरह से हम चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से चेंज हो रहा है और चेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें इस स्लोप से मिलता है। आइडिया कैसे डेवलप होता है, तो स्लोप का आइडिया चलो डेवलप करते हैं। हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी। अब हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप पॉइंट ए से बी तक जाते हैं तो चलिए क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है और ए और पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए से बी जाएंगे तो ये लाइन होगा, ये लाइन फॉर्म होगा। सिंस ये लाइन फॉर्म हुआ है और हम देखेंगे कि जब हम आप ए से बी तक जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब आप ए से बी तक जाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, होता क्या है, इसको देखना है, व्हाट हैपेंस हियर, इसको देखना है। तो देखिए सिंस ये आपका ए बिंट है तो इसका एक्स पॉइंट होगा और वाई पॉइंट होगा, तो ठीक है। तो मान लीजिए x1 इक्वल टू मान लीजिए 2 है और मान लीजिए y1 इक्वल टू 3 है, ठीक है। और फिर मान लीजिए ये जो b है इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा कुछ, मान लीजिए ये है आपका 6 और ये मान लीजिए y इक्वल टू है 10, ठीक है। तब जब आप यहाँ से यहाँ दे जाते हो, ध्यान से देखिए, जैसे आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वाला पार्ट, इसका कुछ पार्ट होगा, ये बेस बनेगा और ये हाइट होगा। बिकॉज अगर ये हाइट नहीं होगा, ये बेस नहीं होगा तो ये भी नहीं बन सकता है। तो इसमें इतना चेंज हुआ और इसमें इतना चेंज हुआ। और चेंज कैसे निकाल सकते हैं, चेंज जानते ही हैं कैसे निकालना है। चेंज जो है हमेशा हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से निकालते हैं। पर हम 6 है तो 6 - 2 हो गया, तो 6 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ नहीं 4 चेंज हुआ। सिमिलरली अगर हम y में चेंज करें तो फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। तो इतना चेंज हुआ ये 4 और 7 का। अब ध्यान से देखिए, अगर आप लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो हाइट है, ये जो एक्सेस है वो भी थोड़ा चेंज होगा और फिर y भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो फिर इसमें कुछ चेंज आएगा और फिर कॉरस्पॉन्डली y में भी कुछ चेंज आएगा। फिर अगर लाइन थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और ये फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसमें फिर से डेल x और फिर ये डेल y इसमें चेंज आएगा। अब जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ता है वैसे वैसे देखिए ये वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट भी चेंज होता है, यानी यहाँ पे बढ़ता है, y भी बढ़ता है। कितना बढ़ा, अगर आप ध्यान से देखिए, a से b था और b से मान लीजिए c और c से d गए तो कितना बढ़ा। मान लीजिए ये x था 6, जब आप यहाँ से यहाँ पे चले गए तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो मान लीजिए ये x इक्वल टू 10 है तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर 6 था तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, आप 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और बढ़ गया, ठीक है। जब आप यहाँ पर आ जाओगे, तो आप फिर से देख सकते हैं कि x की कुछ वैल्यू हो गई, मान लीजिए 14, तो फिर कितना बढ़ गया, 4 और बढ़ गया। इसी तरह से जब आप यहाँ से यहाँ गए तो y में भी चेंज आया, y 10 था, फिर यहाँ पर कुछ y कुछ और वैल्यू हो गई, यहाँ पर कुछ और वैल्यू हो गई। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 14 है, यहाँ पर y 18 है, तो यहाँ कितना चेंज हुआ, पहले ये 10 था और ये 14 था, तो यहाँ पर कितना चेंज आया 4, और ये कितना था 14 और 14 से चले गए तो कितना हो गया 18, तो 4 यहाँ पर भी चेंज आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ए से बी या बी से जाते हैं, तब तक हमारा एक्स और वाई चेंज होता रहता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि जब आप ए से बी या बी से सी जाएंगे तो ये लाइन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्स भी इंक्रीज होता रहता है। देखिए एक्स यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया, और वाई जो पहले यहाँ था फिर इतना पार्ट और बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, तो ये पूरा वाई आपका ऐड हो गया। स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो है इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पूरे ऐड होने से पूरा वाई बन गया, पूरे एक्स होने से इतना बड़ा पार्ट बन गया। लेकिन इसमें खास बात है कि इन सभी चीज़ों में एक चीज़ है जो नहीं बदला है, वो है एंगल। अगर आप ध्यान दिए होंगे ये सारे एंगल सेम है, क्योंकि जितना भी ट्रायंगल है उसमें ये एंगल देखिए, ये पूरा ये ट्रायंगल का ये पूरा ये एंगल और ये पूरे ट्रायंगल का ये वाला कॉमन पार्ट, ये जो एंगल है ये सभी में कॉमन है। तो सिर्फ वो सभी में कॉमन है, इसीलिए ये पार्ट फिक्स्ड है सबके लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये जो एंगल है, एंगल जिसको कि हम स्लोप बोलते हैं, हाँ उसी एंगल को स्लोप बोलते हैं, वो बराबर होता है इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर, ठीक है। इसके रेशियो और इसके रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो के बराबर होता है हमेशा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम एक पॉइंट ए लेते हैं, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 है, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 3 है। यहाँ से आप जाते हैं बी तक, तो मान लीजिए ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 9। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब है कि जब आप ए से बी तक गए तो x में कितना चेंज आया और y में कितना चेंज आया, कह सकते हैं y में कितना चेंज आया जब x में चेंज आया। तो ये बराबर m होता है, यानी स्लोप से पता चलेगा। तो स्लोप हम निकालेंगे डेल y इक्वल टू डेल एक्स, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 9, 9 में से 3 गया और यहाँ पर 6 माइनस 2 गया, कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 2 3 जा एंड 2। तो इस तरह से जो है स्लोप आया आपके पास 2/3। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +1.5। तो ये इस स्लोप का ये स्लोप हुआ। इस स्लोप का क्या मतलब है, देखिए स्लोप का मतलब ये है कि जब आप देखिए x है ना, तो जब आप x की तरफ 1 कदम बढ़ेंगे तो आपको y की तरफ 1.5 कदम बढ़ना होगा, 1.5 फुट आगे बढ़ना होगा, यही इसका मतलब है। और इसी तरह से स्लोप निकालते हैं। और जब आप जैसे b आगे या c तरफ जाएगा तो जितना आपका यहाँ पर y इंक्रीज हुआ, यहाँ पर था इतना जो y इंक्रीज हुआ, उसी तरह से सेम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका x डैश भी इंक्रीज होगा। यानी कि नया अगर हम पूरी तरफ से स्लोप निकालें, पूरा स्लोप अगर निकालें, यानी ये अगर हम फिर से निकालें पूरा, तो इसका जितना स्लोप होगा वो बराबर होगा इसके स्लोप के बराबर। तो इस तरह से स्लोप काम करता है। स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समरी कर सकते हैं कि जो स्लोप m होता है वो बताता है कि जब आप एक लाइन खींचते हो ग्राफ पर तो किस तरह से y और x आपस में चेंज होता है। तो y किस तरह से x में चेंज होता है वही हमें स्लोप से पता चलता है, और वो बराबर रफली होता है इस एंगल के बराबर होता है। इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप जो है बेसिकली जब किसी लाइन का स्लोप खींचा जाता है, जब आप एक पॉइंट से दूसरी तरफ चलते हैं तो वो बताता है कि वो ये जब आप ए से बी तक गए तो इसमें वाई में कितना चेंज आया कोरस्पॉन्डिंगली जब एक्स में चेंज आया। क्योंकि जब आप ए से बी तक जाएंगे तो पहले एक्स राइज करेगा, एक्स आगे बढ़ेगा और फिर वाई राइज करेगा। तो वाई में कितना चेंज आया ओवर एक्स, इसी को बोलते हैं। तो इस तरह से हम स्लोप को बारे में पढ़ते हैं। स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स और वाई, इसमें हमें कुछ ग्राफ दिया गया है, हमें बताना है कि इसमें स्लोप कैसा है। तो देखिए सेंस, ये जो एंगल है, स्लोप का क्या मतलब है, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x जब y में कितना चेंज आएगा, जब x में कुछ चेंज आएगा, और ये थीटा से पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं पेन से। सिंस देखिए अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो इसमें हमारा स्लोप जो है हमें पेन आगे पीछे नहीं करना पड़ता, यानी थीटा आगे थीटा कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, थीटा में वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, यानी इसका रेशियो जो होगा थीटा के बराबर होता है, इसलिए सेम होगा, यानी स्लोप जो होगा सेम होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाते हैं तो ये y बढ़ता है, x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अब a से b तक जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे है, और ये 0 है। यह ध्यान रखिएगा, ये एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो सिंस ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन का एंगल सेम होता है, तो ये लाइन से इसके पैरेलल है तो 0 डिग्री है ना, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है। बी से सी तक जाएंगे तो देखिए जैसे हम बी से सी तक जाएंगे तो हमें ऊपर मुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं किसी से हम ऊपर मुड़ रहे हैं तो यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है, यानी कि जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो y में कितना चेंज आएगा, कोरस्पोंडली x में चेंज आएगा, वो स्लोप है। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो हमें पेन को ऊपर करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ B से C तक जाएंगे तो हमें देखिए वापस नीचे टर्न करना पड़ रहा है, और जब भी हम एंगल नीचे टर्न करते हैं वो नेगेटिव एंगल होता है, इसलिए ये जो स्लोप है नेगेटिव है। और आप ये भी देख भी सकते हैं कि जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप x की वैल्यू कितनी है 18 से कितनी होगी 30, लेकिन
y की वैल्यू को देखिए 20 था और ये अब कितना हो गया 0, तो 20 से 0 हो गया यानी कम हो गया, इसलिए जो है आपका ये स्लोप जो है नेगेटिव होगा। अब चलिए हम लोग स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप जो है यहाँ से यहाँ का कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप जो है ओ ए जो स्लोप है उसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल वाई ओवर डेल एक्स करेंगे तो डेल वाई कितना होगा y 10 माइनस 0 10 हो गया, 5 माइनस 0 5 हो गया, यानी स्लोप कितना आया +2 आया। पॉजिटिव स्लोप है जिससे हमने बात करी थी। चलिए अब स्लोप बात करते हैं ए बी की। तो देखिए ये 0 आएगा क्योंकि y2 माइनस y1 होगा, चेंज इन y, तो y1 भी वही है y2 भी वही है, तो 10 माइनस 10 होगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12 हुआ, 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 होगा, तो यहाँ पर 7 होगा, बट ऊपर 0 है तो सब 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप वहाँ से ऊपर जाएंगे तो अगर हम स्लोप जो है उस BC का स्लोप निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 और हॉरिजॉन्टल कितना चेंज आया 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 12 तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो 2 3 जा और 2 5 जा, सो 5/3 आप इसको और भी डेसिमल में लिख सकते हैं। और जब आप इसका निकालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। तो जो है सी डी जो है स्लोप जो सी डी है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, y1 कितना है 20, फिर x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पर 30 और x1 कितना था 18। इस तरह से देख सकते हैं -12 -20 माइनस +12, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 6 एंड 2 10, ओके, 2 5 एंड 2 3 जा, तो 5/3 आई थिंक हो जाएगा -1 एंड 1 2 1.67, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। इस तरह से हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो आई होप भाई आपको समझ में आया होगा, इतना पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले से क्या जानते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जैसा कि इक्वेशन है जिसका पावर 1 है, जैसे x + 6 30 है, इसमें x का पावर कितना है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। 2x + 5 = 6, इसमें x का पावर कितना है 1 है, इसलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कार्टेशियन प्लेन की हम बात करें, कार्टेशियन प्लेन में हम इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर सिर्फ x पार्ट को ले रहे हैं, हम x एक्सिस का इक्वेशन को देखेंगे, सिर्फ x एक्सिस का इक्वेशन को देखेंगे। तो हमारे अगर हम एक्सिस को देखें तो हमारे पास ओरिजिन है 1 2 3 राइट साइड है और नेगेटिव नंबर y साइड है। देखिए अब इसमें अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर लेट मी डू द हेयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये फिर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, सोन। अब ये अगर हम पूछेंगे कितना है तो आप बोलोगे x = +2, ये कितना है x = -3 और ये कितना है x = -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ढक देंगे। बोलेंगे वो है कितना, एग्जैक्टली कितना है बच्चा 2 है। हम आपसे बोलेंगे वो कितना है, गैस करो। तो मान लीजिए आपने सही गैस किया 2, तो 2 बराबर है। अब ध्यान दीजिए 2 और 2 बराबर है क्योंकि ये करेक्ट है ना, करेक्ट है। और 2 को उधर हम करने से देखिए ये 0 हो गया। 0 जो है वैलिडिफाई करता है कि आपका जो आंसर क्वेश्चन जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो करेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट है तो इन्फिनाइट तो सारे हम कर नहीं सकते हैं, तो एक जनरल हम इक्वेशन लिखेंगे जिससे कि सारे पॉइंट जो इस पर हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक कंडीशन कोई भी पॉइंट मान लीजिए चुन रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पॉइंट जो हमें पता नहीं है, ठीक है, उसको मान लीजिए सी पॉइंट है, ठीक है, सी। फिर हम बोलेंगे और बताओ वो कौन पॉइंट है, अगर वो वही पॉइंट होगा तब आप सी बोलोगे, करेक्ट है। तो अगर हम c - c = 0 लिखें तो अब ये सी सिंस हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे तो हम x के प्लेस पे क्या कर देंगे, नंबर को हटा के x रख देंगे = c = 0। ये जो है x कोई भी नंबर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c कंडीशन बता रहा है कि आप वही नंबर बताओगे रखोगे जिसको कि आप ढूंढ रहे हो, तभी ये करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढ रहे हैं 5 को, x = 5 को, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा x - 5 = 0। अगर आपने बोला कि x = कितना है 5, तब ये 0 होता है। अगर आप x = 7 बोलेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से x एक्सिस का इक्वेशन जो होगा x - c = 0, जहाँ x क्या है जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट x उसी पार्टिकुलर पॉइंट का कंडीशन है जिससे कि ये ट्रू हो जाएगा और 0 जो है वैलिडिफाई करता है। तो इस एक्सिस का इक्वेशन जो है इस तरह से एक्सिस का इक्वेशन जो होगा हमारे पास x - c = 0 होगा, जहाँ c कंडीशन को बता रहा है, x कोई भी पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हो, और 0 अगर आ रहा है तभी वो प्रूफ होगा कि ये वैलिड है, करेक्ट है। सिमिलरली पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं, y एक्सिस का, सिमिलर पॉइंट से y एक्सिस का भी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसा कि आपने इसके लिए किया है। हम बात करते हैं वे सारी लाइंस की जो ना तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली है ना तो वर्टिकली हैं, तब हम उसको कैसे बनाएंगे।
देखिए हम इसके लिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें हमें पता है कि कोई भी लाइन केवल 2 पॉइंट से पास करता है, और हमको पता है पीछे जो हमने पढ़ा है उससे कि हर एक लाइन का एक पार्टिकुलर स्लोप होता है। दोनों का हम यूज करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, हमने इस पे कोई भी 3 पॉइंट लिया है, ठीक है। ये पी पॉइंट है, जो भी कोई भी जनरल पॉइंट होगा, और ए और बी नोन है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट 2 है और ये 6 है, ये 4 है वाई, और इसका बी का वाई पार्ट 12 है, ठीक है। तो इससे हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सो 12 माइनस 4, यहाँ देख सकते हैं 12 माइनस 4, और हॉरिजेंटल पार्ट जो है x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, तो इस तरह से ये 2 आ गया। यानी स्लोप कितना है 2, बट ये इनफ नहीं है बिकॉज इसमें पॉइंट का इक्वेशन तो आया ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं आया। तो एक जनरल पॉइंट हम ले लीजिए, बिकॉज हम सारे पॉइंट तो ले नहीं सकते हैं, तो कोई पॉइंट मान लीजिए ले लिए। अब हम इसका भी स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप तो उसी के बराबर आएगा, तो हम बीपी का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। और जो बराबर कितना होगा 2, तो y2 माइनस y1, तो ये हमारा y है, ये माना x है, तो यहाँ पर y माइनस 12 हो गया, x माइनस 6 हो गया, इसके बराबर हो गया। इसको फिर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 हो जाएगा। ये सेम है तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये पार्ट हुआ। अब देखिए इस पे ये जो मिला है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जीरो क्या बता रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जीरो बता रहा है कि ये y को कहाँ क्रॉस करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है अप और डाउन होना। तो देखिए ये पॉइंट तो बहुत करेक्ट नहीं है बिकॉज ये मैंने रफली बनाया था, यानी कि ये इक्वेशन जो बेसिकली कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा इक्वेशन होगा। ये लाइन जो है बेसिकली ये लाइन है जहाँ पर ये लाइन जो है यहाँ ओरिजिन को क्रॉस कर, और x क्या 2 है, 2 बता रहा है कि इसका स्लोप कितना है, किस तरह से y और x चेंज हो रहा है। यानी कि ये 2 बता रहा है कि जब आप 1 कदम x चलेंगे तो y आपको 2 कदम चलना पड़ेगा। अब x और y क्या है, x कोई भी पॉइंट है जिसको आप ढूंढ रहे हैं x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन बता रहा है y एक्सिस पर, और ये y एक्सिस पर उसी के कोरिस्पॉन्डिंगली फाइनल पोजीशन बता रहा है। इस तरह से हम उसको समरी कर सकते हैं। कोई भी लाइन जो होता है उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी एक्स, जहाँ सी एक्स बताता है कि वो लाइन कहाँ y एक्सिस को क्रॉस करता है, m बताता है क्या उसका स्लोप है, और इससे सभी तरह के जो लाइन है वो हमें उनका इक्वेशन पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5x प्लस 2 है, इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास ऐसा लाइन है जो कि 2 से क्रॉस कर रहा है, बता रहा है कितना डिग्री ये अप जाएगा, यानी 5 टाइम्स ये अप जाएगा। x के कंपेरिजन में y जो है 5 टाइम अप जाएगा। इस तरह से ये हमारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। फाइनली हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख ले रहे हैं। अलजेब्रा में हम जानते हैं अलजेब्रा से कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें पावर x का कितना होता है 1, जैसे कि 2x प्लस 3 है, इसमें x का पावर कितना है 1। सिमिलरली अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर कितना हो 2 हो तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 है और x स्क्वायर माइनस x प्लस इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए ग्राफ पे देखते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसा आपने देखा था लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास बहुत सारे लाइन पर डॉट्स होते हैं जहां पर हमें कितना कौन से पॉइंट पे क्रॉस करता है और कितना स्लोप होता है, इससे हमने जो है पीछे जो है इक्वेशंस को बनाया था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि इस तरह से पॉइंट्स लीजिए, कर्व पॉइंट लीजिए और उन पॉइंट्स को उसका स्लोप ले लीजिए, वहां पे कहाँ क्रॉस कर रहा है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरा इक्वेशंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकुलर केस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ अगर आप पास तो यहाँ पर सी पे कट रहा है तो हमने इसको जनरली सी ले लिया है। ये एक्स पार्ट जो होगा एक्सिस का इन्फॉर्मेशन देगा और इस स्क्वायर देगा किस तरह से कर्व्ड होगा। यहाँ पर चलिए आते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, ये जो लाइन है ओरिजिन पे क्रॉस हो रहा है तो इसका सी पार्ट कितना है 0 है। यहाँ पर एक्सिस है, एक्सिस पे कहाँ ओरिजिन पे कट रहा है तो एक्स पार्ट भी 0 है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है कर्व्ड है तो ये केवल एक्स स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा। तो पूरा सबको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का पार्ट कितना है 0 और सी वाला पार्ट कितना है 0। तो सिंपली आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा जो ये वाला पार्ट है। एक लास्ट इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, ये वाला पार्ट का कहाँ कट रहा है -2, यानी c इक्वल टू क्या हुआ -2, यानी जहाँ y क्रॉस -2 हुआ और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे कितना बार कट रहा है, 2 जगह पे कट रहा है तो यहाँ पर -x आएगा जो यहाँ पर है, और ये जो कर्व्ड है वो आपका एक्स स्क्वायर पार्ट हो। तरह से आपको इस इक्वेशंस के बारे में पता चलता है। आपको मेनली पार्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है कि ये कर्व्ड करेगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।